नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम मैनेजमेंट के 15 प्रश्न ग्रुप सी के जो पेपर में आए थे वो लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। इससे पहले हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी के 15 प्रश्न हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्या सहित है वो अपलोड कर दिए हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के वो वीडियोज़ ज़रूर देखें। उन वीडियोज़ की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि प्रत्येक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। प्रत्येक आने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अगर नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर सकते हैं ताकि मुझे उस चीज़ से पता चल सके। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में सही नहीं है। यानी विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में सही नहीं है। और ग्रुप तीसरा अभी चल रहा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में भी इसी मानचित्रण से संबंधित, विद्यालय मानचित्रण से संबंधित प्रश्न आया था। बी में भी आया था और ये सी में भी प्रश्न है वो आया है। इसलिए ये आगे वाले अपने संस्कृत विभाग वाले पेपर में भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसमें कौन सा कथन है वो सही नहीं है। कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न, तीनों बार ही कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है वो आया है। तो इससे कभी कभी शैक्षिक मानचित्रण भी कहा जाता है, यानी इसे कभी कभी शैक्षिक मानचित्रण भी कहा जा सकता है। बिल्कुल सही है। ये स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है तो क्षेत्रीय स्तर पर किया जा सकता है और वही राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा सकता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण चरण होते हैं जिसमें निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव शामिल है। कौन कौन से शामिल होते हैं? निदान, किसी समस्या को जानना, फिर प्रक्षेपण और फिर है प्रस्ताव। ये 3 है वो इसके अंदर महत्वपूर्ण चरण माने जाते हैं। ये भी सही है, तीसरा सही है, पहला सही, दूसरा सही है और पहला सही है। तो फिर बचा कौन सा? विकल्प चौथा जो है ये इसका उत्तर होगा। ये भविष्यदर्शी नहीं होता है, होना चाहिए। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। इसमें अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न आपके हैं मैनेजमेंट के संदर्भ में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? आरटीई के संदर्भ में सही कथन है वो हमें बताना है। 3 सही है और 1 है वो कथन सही नहीं है। तो आरटीई के प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा, आरटीई का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो हर पेपर में, हर ग्रुप के पेपर में 2 से 3 प्रश्न है वो आए हैं। तो इसमें भी हमें वही देखने को मिलेगा। तो इसमें आरटीई के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो विकल्प है आपके इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियां भरने से संबंध है। बिल्कुल सही बात है। यानी इसका जो खंड 26 है या इसका भाग 26 है वो ये बताता है कि विद्यालय में अगर 10% से अधिक पद रिक्त हैं तो वहाँ उन रिक्तियों की भरने की सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये 26 के अंदर बिल्कुल दिया हुआ है। और 28 में ये जो विकल्प 2 है इसमें दिया हुआ है कि इसका खंड अर्थात धारा 28 कहती है कि शिक्षकों द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है। भाषा को थोड़ा बदल दिया है। निजी तंत्र का मतलब होता है प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवा सकता शिक्षक। तो ये भी इस प्रश्न का विकल्प एकदम सही है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं विकल्प 4 नंबर। इसका अध्याय 6 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंध है। बिल्कुल, जो अध्याय 6 है, अध्याय पूछा है, धारा नहीं है। अध्याय 6 के अंदर सीधा सीधा दिया हुआ है कि ये बच्चों के संरक्षण एवं कर्तव्यों से संबंधित ये दिया गया है। तो ये 6 है वो बिल्कुल सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। इसका अध्याय 3 है वो पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है। बिल्कुल नहीं है। इसका अध्याय 3 है ना, वो है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य बताए गए हैं। अध्याय 3 के अंदर समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य बताए गए हैं धारा 3 के अंदर, ध्यान रहे। और धारा 3 नहीं, धारा अध्याय 3,
धारा 3 नहीं, अध्याय 3 है। ये धारा 3 नहीं, अध्याय 3 है। अध्याय 3 के अंदर ये बात कही गई है कि समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य है वो धारा अध्याय 3 के अंदर है। अध्याय अगर 2 की बात करें तो अध्याय 2 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है अध्याय 2 के अंदर। और अध्याय अगर 4 की बात करें तो अध्याय 4 में विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व दिए गए हैं। विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, ये अध्याय जो 4 है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत 17 धाराएँ आती है। इसके अंतर्गत 17 धाराएँ हैं वो आती है और यहीं से प्रश्न है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अध्याय 4 जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 17 धाराएँ आती है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धारा अध्याय अगर 5 की बात करें तो अध्याय 5 में दिया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। अध्याय 5 में क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना अध्याय 5 में दिया गया है। और अध्याय 6 है बालकों के अधिकारों का संरक्षण और अध्याय 7 है प्रकरण अर्थात अन्य मुख्य बातें। तो अध्याय जो 4 है, अध्याय 4 है, उसके बारे में जो धाराएं हैं उनके बारे में एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। वहाँ की जो धाराएं हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें धारा जो 12 है, 12 से लेकर के इसमें धारा 28 तक है वो सम्मिलित है। धारा 28 तक है वो सम्मिलित है। ये एक तो सबसे पहला प्रश्न यही बन जाता है कि धारा 12 से लेकर के 28 धारा तक है वो अध्याय 4 में सम्मिलित है। ठीक है। तो इसमें धारा 12 ये कहती है कि 25% छात्रों को प्रवेश आरटी के तहत दिया जाएगा। धारा 13 कहती है कि प्रवेश पर कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। अगर लेने पर उल्लंघन करते हैं तो वहाँ उस शुल्क का 10% अर्थात 10 गुना है वो उनसे वसूला जाएगा। और प्रवेश परीक्षा पर अगर वो शुल्क लेते हैं तो 25,000 रुपये जुर्माना होगा। ये धारा 13 कहते हैं और ये ग्रुप ए के अंदर प्रश्न आया हुआ था। धारा 14 ये कहती है कि आयु के अगर सबूत न होने पर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो वहाँ उनको एडमिशन दिया जाएगा। आयु के सबूत न होने पर प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा। ये धारा 14 कहती है। धारा 15 कहती है कि प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अगर बच्चा शुरुआत में प्रवेश नहीं कर पाया है और अगर वो बाद में अगर जैसे मान लो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अगर तक भी जाता है बच्चा स्कूल में और वो प्रवेश लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो वहाँ उसको प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा। तो ये धारा 15 कहती है। धारा 16 ये कहती है कि रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध करने की बात इसमें कही है। धारा 17 है वो शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता। धारा 18 में बिना मान्यता प्रमाण पत्र के विद्यालय स्थापित नहीं कर सकता और अगर वो करता है, अगर इस चीज़ का उल्लंघन करता है तो 1 लाख रुपये जुर्माना उसको लगेगा। धारा 19 ये कहती है कि विद्यालय के मानक एवं मानक है। धारा 20 में ये होती है कि अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति है। धारा 21 है एसएमसी से संबंधित और धारा 22 है विद्यालय विकास योजना से संबंधित है। धारा 23 की अगर बात करें तो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ यानी योग्यताएँ क्या है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, वो धारा 23 के अंदर दी हुई है। धारा 24 की अगर बात करें तो शिक्षकों के कर्तव्य धारा 24 के अंदर दिए गए हैं। धारा 25 की अगर बात करें तो छात्र शिक्षक अनुपात, धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात दिए गए हैं। धारा 26 के अंदर 10% से अधिक अगर रिक्तियां हैं स्कूल के अंदर तो समुचित सरकार का दायित्व बनता है कि वो उन रिक्तियों को भरे। धारा 27 की अगर बात करें तो गैर शैक्षणिक कार्य जो टीचर कर सकता है उनमें 3 है वो धारा 27 में दी गई। तो 3 कार्य कौन कौन से है वो टीचर कर सकते हैं। तो धारा 27 के अंतर्गत गैर शैक्षणिक कार्यों में अगर टीचरों से कार्य करवाए जाते हैं तो वो है मास्टर साहब करेंगे कार्य, एक तो पहले जनगणना करेंगे मास्टर जी, दूसरा करेंगे आपदा राहत में कार्य करेंगे और तीसरे में वो चुनाव कार्य में भाग लेंगे या चुनाव कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे सरकार का। और धारा 28 में ये एक बात कही गई है तो प्राइवेट ट्यूशन है वो मास्टर जी नहीं दे सकते, टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। बच्चों को ये नहीं कह सकते कि आप हमारे पास आओ हम आपको पास कर देंगे। तो वो धारा 28 के अंतर्गत बात की गई है। ठीक है, ये जो मोस्ट अध्याय था और मोस्ट धारा थी वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न है प्रबंधन का
पोस्ट गौरव सूत्र निम्नलिखित में से किसने दिया था? प्रबंधन का पोस्ट गौरव सिद्धांत है वो या सूत्र है वो किसने दिया था? तो हेनरी फेयोल, लूथर गुलिकम उर्विक, जॉर्ज आर टेरी और आर सी डेविस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप सबको पता है, पोस्ट गौरव का नाम लेते ही लूथर गुलिक का नाम आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लूथर गुलिक एवं उर्विक। पोस्ट गौरव और हेनरी फेयोल ने कौन सा दिया था? POCCC, POCCC। चलिए, इसमें क्या होगा? पोस्ट गौरव में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। अगला प्रश्न है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी विद्यालय प्रबंधन समिति अर्थात SMC जिसका पूरा नाम है, इसके बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले थोड़ा सा SMC के बारे में जान लेते हैं। क्या होती है SMC? SMC क्या नहीं होती? SMC का उल्लेख है वो किस में किया गया? अभी हमने पढ़ा था, RTA की धारा 21 के अंतर्गत इसका उल्लेख है वो किया गया है SMC का। ठीक है, धारा 21 में इसका प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को एकदम निःशुल्क है वो पढ़ाया जाता है। और कक्षा कौन सी होती है? 1 से 8 तक, 1 से 8 तक वो कक्षाएं होती है इसमें। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो 1 से 8वीं कक्षा तक पढ़ते हैं उनको निःशुल्क है वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें SMC 28 मई 2010 को इसका गठन हुआ था। और किसके अंतर्गत हुआ था? धारा 21 के अंतर्गत, धारा 21 के अंतर्गत या ए के अंतर्गत। ठीक है, SMC में क्या होती है? 2 सभाएं होती हैं। एक तो होती है आपकी साधारण सभा और दूसरी होती है कार्यकारिणी सभा। साधारण सभा और कार्यकारिणी सभा, इन सभाओं में से एक कोई प्रश्न है वो बनता है साधारण सभा और कार्यकारिणी सभा में। तो इसमें देख लेते हैं हम, बड़ी बात है वो। तो इसमें क्या होता है? जैसे साधारण सभा में क्या होता है? अभिभावक होता है, सभी शिक्षक होते हैं, स्थानीय स्तर के प्रमुख सदस्य होते हैं, DEO के द्वारा अभिनीत 3 मनोनीत शिक्षाविद होते हैं और संस्था संख्या है वो अनिश्चित होती है साधारण सभा में। ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो इसकी संख्या होती है साधारण सभा में वो अनिश्चित होती है, कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। बैठक इसमें क्या होती है? जुलाई से मार्च तक 3 बैठकें करनी होती है। जुलाई से मार्च तक 3 बैठकें करनी होती है, अर्थात 3 माह में एक बार बैठक की जाती है। और इसकी कोरम क्या होती है? कोरम होती है इसकी 25%, अर्थात 1/25%, अर्थात 1/4 कोरम है इसकी होती है। बैठक की अगर सूचना बात करें तो 4 दिन पहले इसकी सूचना दी जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो 2 दिन पहले वो सूचना दी जाती है। बैठक की सूचना वैसे 4 दिन पहले दी जाती है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो वहाँ 2 दिन पहले सूचना दी जाती है। और स्थगित बैठक अगर हो जाती है तो फिर दोबारा 7 दिन बाद में है वो बैठक की जाती है, वही उसी स्थान पर, उसी जगह, उसी स्थान पर। ये तो हुई बात साधारण सभा की। अब अगर साधारण सभा में और भी अगर बात करें तो 4 पदेन सदस्यों का कार्यकाल भी निश्चित नहीं होता इसमें। और ठीक है, उसमें फिर उसके बाद हम कार्यकारिणी बैठक की बात करें। कार्यकारिणी बैठक की अगर बात करें तो ये कार्यकारिणी जो बैठक है, ये कार्यकारिणी बैठक है वो साधारण सभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से कुछ सेलेक्टेड सदस्य होते हैं कार्यकारिणी समिति के अंदर। साधारण सभा में अनिश्चित संख्या में सदस्य होते हैं और कार्यकारिणी जो सदस्य होते हैं वो उनकी संख्या है वो निश्चित होती है। तो ये जो सदस्य होते हैं वो साधारण सभा के ही सदस्य होते हैं, उनको सेलेक्ट करके कार्यकारिणी सदस्य में सेलेक्ट किया जाता है। तो इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 16 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 16 है उनकी कुल सदस्य संख्या होती है। इन 16 में से 50% है वो महिला सदस्य होती है, ये ध्यान रहे, 50% महिला सदस्य होती है। और उसमें इन 16 में से 75% होती हैं अभिभावक, जो बच्चे वहाँ पे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों के माता पिता गार्जियन जो होते हैं वो 75% होते हैं, 75% होते हैं। अर्थात कितनी संख्या होगी इनकी?
11 संख्या, 11 संख्या। तो 11 संख्या हो जाएगी आपके स्थानीय अभिभावकों की। उसके अलावा अगर बात करें तो आपके एक तो होंगे HM साहब, हेडमास्टर जी, जो पदेन सचिव होंगे, पदेन सचिव होंगे। एक होंगी शिक्षक महिला, शिक्षक महिला, इसमें महिला को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। तो शिक्षक महिला होगी एक। एक विद्यार्थी होगा उसी शिक्षक वाला जो बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, होशियार हो। एक स्थानीय प्रमुख और एक MLA द्वारा नियुक्त आदमी होगा। तो टोटल मिलाकर के, कुल मिलाकर के सारे कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। कुल सदस्य 16 हो जाएंगे। कुल सदस्यों की 75% संख्या गार्जियन होंगे और इन्हीं कुल में से 50% होगी महिलाएं। तो यहाँ 11 हो जाएंगे गार्जियन और इसी की अगर संख्या की बात करें तो 8 हो जाएगी महिलाएं। ठीक है। उसके बाद में अगर इसके कार्यकाल की अगर बात करें, कार्यकाल की अगर बात करें तो SMC का कार्यकाल 2 साल होता है। SMC में जो कार्यकारिणी सभा सदस्य सभा है, कार्यकारिणी जो सभा है, उसका कार्यकाल 2 साल माना जाता है। ठीक है। बैठक प्रत्येक माह की बैठक है वो प्रत्येक माह की अमावस्या को किया जाता है। अमावस्या को बैठक होती है। जैसे कल मान लो अमावस थी, तो कल अमावस थी तो अगर स्कूल लगती तो कल SMC की बैठक होती। ठीक है। अवकाश होने पर अगले दिन बैठक ले ली जाती है। 4 दिन पूर्व बैठक की सूचना दी जाती है और आवश्यक होने पर 2 दिन पहले सूचना बुला ली जाती है। जिला शिक्षा अधिकारी इसमें प्रारंभिक शिक्षा का निर्णय अंतिम होता है। इनमें जो अंतिम निर्णय किसका होता है? जिला शिक्षा अधिकारी का। जिले तक बात चली जाती है तो वो जो फैसला कर देते हैं वो इसमें अंतिम माना जाता है। और इसकी कोरम होती है वो 1/3 होती है, अर्थात 33% कोरम होती है। 33% उपस्थिति जरूरी है। ठीक है। तो इसमें ये बात है वो हमने बड़ी बड़ी की। कार्यकारिणी सभा का कार्यकाल 2 वर्ष होता है और अगर साधारण सभा की कार्यकाल की बात करें तो वो 3 वर्ष होता है। कार्यकारिणी 2, साधारण 3। ये देखिए कार्य में 2 आ रहा है तो ये 2 हो जाएगा और साधारण में 3 आ रहा है, इसका मतलब ये 4 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 कर देते हैं। ये बड़ा नाम है, ये बड़ा नाम हो जाएगा। चलिए ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ मेन जो बात थी हमने पढ़ ली। और उसके बाद में अगर SMC के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो क्या उद्देश्य है इसके? विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटर करना, विद्यालय विकास योजना बनाना, परिचालन कोष बनाना, आर्थिक सहायता दानदाताओं से प्राप्त करना, सर्व शिक्षा अभियान के प्रावधानों से विद्यालय विकास कार्य करवाना, ये इस SMC के उद्देश्य माने गए हैं। ठीक है। और इसके बाद में अगर हम बात करें SMC के संबंधित में तो SMC के कार्य अगर हैं तो वो क्या है? विद्यालय की विकास योजना तो योजना तैयार करना, उसके अलावा RT 2009 की धारा 22 के अनुसार 3 वर्षीय योजना बनाना और राजस्थान RT 2011 की धारा 5 में विकास योजना तैयार करना। और उसमें जो कार्यकारिणी सभा होती है उसके अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? इसमें क्या करता है वो अध्यक्ष? बैठकों की अध्यक्षता करता है, निर्णायक मत देता है, बैठक आहूत करना है अर्थात बुलाता है, समिति की का प्रतिनिधित्व करता है, आय व्यय पर नियंत्रण रखता है और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है। एक ध्यान रहे कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष जो होता है वो बच्चों का जो माता पिता होता है अर्थात अभिभावक है वो अध्यक्ष माना जाता है। अभिभावक ही अध्यक्ष होता है। कार्यकारिणी सभा में अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक अध्यक्ष होता है। ठीक है। तो ये इस SMC के बारे में हमने कुछ मोस्ट बातें हैं वो जानी हैं। पुनः प्रश्न पर लौटते हैं। तो इसमें विकल्प है कि इसमें प्रश्न ये है कि प्रबंध समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं बताना है, वो हमें नहीं बताना है। तो विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है। बिल्कुल सभी को समान अधिकार है। कोई ऐसा नहीं है कि एक का ज़्यादा माना जाएगा दूसरे का कम माना जाएगा। बिल्कुल सभी को समान अधिकार है। किसी मुद्दे के समर्थन एवं विरोध के समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। अगर किसी भी समर्थन में, किसी का समर्थन करने में या विरोध करने में अगर बैठक के सभी सदस्यों का बराबर में आकर के बात रुक जाती है तो वहाँ जो अध्यक्ष साहब जिसका पक्ष लेंगे वो ही निर्णायक मत है वो माना जाएगा। वो इसके ऊपर निर्भर करता है अध्यक्ष के ऊपर। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ये विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है। बिल्कुल
सही बात है। और अगला विकल्प है विद्यालय प्रबंध समिति का विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन एवं सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रश्न इस प्रश्न विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन किया गया है। विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन किस कानून के अंतर्गत किया गया है, तो वो हमें है वो बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 है वो, उसमें बताया गया है कि विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियां हैं वो अध्याय 4 में बताई गई है आरटी एक्ट में। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष से सैनिक स्कूल झुंझुनू ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष से सैनिक स्कूल जो झुंझुनू है उसने कार्य करना आरंभ कर दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। 2018 में सैनिक स्कूल झुंझुनू ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया था। सैनिक स्कूलों की अगर बात करें तो इसमें तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णा मेनन ने सैनिक स्कूलों की स्थापना का विचार 1961 में दिया था। कब दिया था? 1961 में दिया था। ठीक है। और प्रवेश पर प्रक्रिया पर बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है 67%, 67% सीटें राज्य के मूल निवासियों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं और 33% सीटें सभी राज्यों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं, जिसमें 25% रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए आरक्षित है, 15% एससी बच्चों के लिए और 7.5 वो एसटी के बच्चों के लिए बात कही गई है। और भारत का अगर पहले सैनिक स्कूल की बात करें तो सतारा महाराष्ट्र में 23 जून 1961 को स्थापित किया गया था, सतारा महाराष्ट्र में। और 26वां सैनिक स्कूल मिजोरम जो राज्य था उसके छिंगपिंग स्थान पर 21 अप्रैल 2017 में खोला गया था। राजस्थान के झुंझुनू जिले में जो दोरासर स्थान है, झुंझुनू जिले में गांव है दोरासर, वहाँ राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल है वो स्थापित हुआ था। तो वर्तमान में जो गोवा है, जैसे तेलंगाना है, सिक्किम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ सैनिक स्कूल है वो स्थापित नहीं किए गए हैं। ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात है वो सैनिक स्कूल के बारे में हमने की है। लखनऊ सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश का पहला है जहाँ पे 2018 में लड़कियों को प्रवेश दिया गया था। और इसका ध्येय वाक्य की अगर बात करें तो बुद्धिमत्ता, पराक्रमता, देशभक्ति इसकी ध्येय वाक्य बताया गया है। अगला प्रश्न है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। उच्च प्राथमिक शिक्षा है वो प्रदान करता है, उच्च प्राथमिक अर्थात 1 से 8वीं तक। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है उच्च प्राथमिक शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न है ज्ञानवाणी है, ज्ञानवाणी क्या है। ज्ञानवाणी एक शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क है, एफएम नेटवर्क है ज्ञानवाणी। ठीक है। ज्ञानवाणी एक शैक्षिक रेडियो नेटवर्क है। ज्ञानवाणी में अगर देखें तो ये एक एफएम रेडियो चैनल है और भारत में एफएम रेडियो चैनल की शुरुआत 1993 में 1993 में है वो इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। और इसकी तरंगे जो है वो 87.58 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक मानी जाती है, जिसकी रेंज होती है 50 से 60 किलोमीटर। ठीक है। और रेडियो चैनल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एफएम जिसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट कहते हैं और एक होता है एएम जिसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कहते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत किस भाषा में कार्यक्रम है वो प्रसारित किए जाते हैं। एक तो होती है हिंदी भाषा, दूसरा अंग्रेजी और तीसरी जो भाषा होती है वो स्थानीय भाषा होती है, स्थानीय भाषा होती है। तो ये महत्वपूर्ण है बात, ध्यान रहे स्थानीय भाषा में होती है। ठीक है। उसके अलावा अगर ज्ञान दर्शन की अगर बात करें तो ये एक टीवी चैनल है, ये एक टीवी चैनल है और इसका प्रसारण है वो दूरदर्शन भारती करती है। और ये 2 चरणों में है, जैसे ज्ञान दर्शन फर्स्ट और ज्ञान दर्शन सेकंड। जो ज्ञान दर्शन फर्स्ट है उसको 26 जनवरी 2000 में ये लॉन्च हुआ था और ज्ञान दर्शन जो सेकंड है जिसको एकलव्य चैनल के नाम से भी जानते हैं, एकलव्य चैनल के नाम से भी जानते हैं, जो 26 जनवरी 2003 में जिसकी स्थापना हुई मानी जाती है।
ज्ञान दर्शन जो फर्स्ट है वो सामान्य शिक्षा प्रदान करता है और ज्ञान दर्शन सेकंड है वो तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो एनसीईआरटी है और ज्ञान दर्शन सेकंड की जो नोडल एजेंसी है वो नोडल आईआईटी दिल्ली मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, केंद्रीय गवर्निंग परिषद, केंद्रीय गवर्निंग परिषद। तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जान लिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में EMIS एमिस का उदाहरण है? भारत में एमिस का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, डाइस। डाइस के माध्यम से कोई सूचना है वो भर करके आगे भेजी जाती है। तो ये भारत में EMIS का उदाहरण है वो डाइस माना जाता है। डाइस है वो EMIS द्वारा विकसित एक योजना है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यालय मानचित्रण के नैदानिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समाहित नहीं है? विद्यालय मानचित्रण के नैदानिक स्तर पर कौन सा कार्य है वो समाहित नहीं है? तो विकल्प है आपके कुछ इस तरीके से, विद्यालय की वर्तमान आवश्यकता का अध्ययन करना, बिल्कुल है। विद्यालयों की वर्तमान आपूर्ति का अध्ययन करना, विद्यालय की वर्तमान आवश्यकता के भौगोलिक वितरण का अध्ययन करना, विद्यालयों के नेटवर्क में संशोधन। तो नेटवर्कों में संशोधन कोई मानचित्र ये आपके मानचित्र विद्यालय नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, ये विद्यालय की वर्तमान आवश्यकता का अध्ययन करता है। जो वर्तमान परिस्थिति में क्या क्या आवश्यकता है विद्यालय में हो सकती है उस चीज़ की ये अध्ययन करता है। विद्यालयों की वर्तमान आपूर्ति का अध्ययन करता है, किस चीज़ की आपूर्ति करनी है वो अध्ययन करता है। और विद्यालयों की वर्तमान आवश्यकता के भौगोलिक वितरण का अध्ययन करता है, लेकिन विद्यालयों के नेटवर्कों को संशोधन नहीं कर सकता ये। अगला प्रश्न है, भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, 7 नवंबर 1950 को। भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1950 को हुई थी। और 1951 में है वो इसमें महिलाओं की स्थापना हुई थी। तो इसके बारे में हमने अध्ययन पिछले वीडियो में कर लिया था। तो पिछले वीडियो से संबंधित जो प्रश्न थे वो सेम ही ग्रुप जो बी का हमने डिस्कशन किया था वही सी के अंदर उन्हीं से संबंधित प्रश्न है वो आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय उदयपुर को आवंटित नहीं है? यानी उदयपुर को आवंटित नहीं है वो जिला हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, भरतपुर है वो, ये उदयपुर को संबंधित नहीं है। तो भरतपुर किस महाविद्यालय को संबंधित है, किस से संबंधित है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देंगे। ये आज का आपका प्रश्न है। तो इसके बारे में भी हमने दोनों वीडियोज़ में पहले से पढ़ लिया है। तो ये मैं ज़्यादा नहीं समझता कि इसमें कुछ पढ़ना हो। तो इसमें विद्यालय से जो महाविद्यालय है इनसे संबंधित प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग SIERT उदयपुर में नहीं है? उदयपुर में जो विभाग है वो कौन सा नहीं है? तो सिर्फ के अंतर्गत कौन कौन से विभाग नहीं आते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, सीधा पड़ा स्त्री अध्ययन विभाग। ये कोई विभाग देखा ही नहीं हमने। तो अध्यापक शिक्षा विभाग बिल्कुल आता है, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग आता है, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग आता है। इसके अलावा और कौन कौन से विभाग आते हैं? इसके अलावा जैसे मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग आते हैं और विज्ञान और गणित विभाग तो आते ही हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो मनोवैज्ञानिक आधार एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग आते हैं और शिक्षक शिक्षा विभाग भी आता है और शिक्षक आयोजना एवं प्रशासन विभाग आता है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग आता है और शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग आता है। उसके अलावा अगर बात करें अनौपचारिक एवं वंचित वर्ग शिक्षा विभाग आता है, शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन विभाग आता है, शिक्षा क्रम पाठ्यक्रम ये मूल्यांकन विभाग आया हुआ है। उसके अलावा ये कुल 9 प्रकार के विभाग है वो SIERT के अंतर्गत आते हैं, सिर्फ के अंतर्गत आते हैं। तो सिर्फ में हमने पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा है, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो इसमें कौन कौन से विभाग नहीं आते हैं? ये विभाग नहीं आता है, बाकी सारे विभाग आते हैं। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस वर्ष में मिलिट्री स्कूलों का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कर दिया था? किस वर्ष मिलिट्री स्कूल्स का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कर दिया था? तो वो 2007 में किया था। 2007 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वो नाम परिवर्तित कर दिया था। इसके नाम परिवर्तन का थोड़ा सिलसिला है। इसमें जैसे 1952 में इसको किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल कहा जाने लगा था, 1952 में। उसके बाद 1954 में IPSC इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस उसकी अध्यक्ष सदस्य ग्रहण कर ली थी, और इसके बाद इस स्कूलों का नाम पब्लिक स्कूल हो गया था, तो इसे पब्लिक स्कूल कहा जाने लगा। उसके बाद में जनवरी 1966 में नया नाम दिया गया मिलिट्री स्कूल। जनवरी 1966 में नया नाम दिया गया मिलिट्री स्कूल, और उसमें भी इसमें जो ध्येय वाक्य था शीलम परम भूषणम, उसमें भी वो भी दिया गया। इसमें ध्येय वाक्य था शीलम परम भूषणम, वो भी इसमें रखा गया 1966 में। ठीक है। उसके बाद में 25 जून 2007 को पुनः इसका नाम परिवर्तन करके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल RMS रख दिया गया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल RMS रख दिया गया। तो इसमें 2-3 बार है वो नाम परिवर्तन हुआ है, इसलिए ये प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया और परीक्षा में आ गया। मैनेजमेंट के सारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं, ग्रुप A, B और C के। ठीक है। और आगे आने वाले वीडियोज़ में बहुत कुछ नया करने वाले हैं। बने रहें ग्रुप के साथ, बने रहे चैनल के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है। मुझे मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा सा पुनर्बलन देने के लिए थोड़ा लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।